हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के इंडक्शन मशीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज को करेंगे। इस वीडियो में ईच क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट की, ईएससी की और डिफरेंट स्टेट लेवल की एग्जाम्स की, एई की, जेई की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, if any two leads from a slip rings are interchanged in three-phase induction motor, the motor will that is, क्या होगा कि अगर मोटर में हमको किया जाता है कि जैसे कि हमारे पास मोटर का 3 लीड्स हैं, ठीक है। उससे हमको सप्लाई आता है मोटर को, ठीक है। तो उसके सप्लाई को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो मोटर का के साथ क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। देखिए, होता क्या है दोस्तों, अब हम लोग ड्रॉ करते हैं मोटर का। इंडक्शन मोटर का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि हम लोग उसमें बैलेंस 3 फेज सप्लाई डालते हैं, बैलेंस वाइंडिंग्स में, जो कि स्पेस में भी 120 डिग्री और टाइम के साथ भी 120 डिग्री, दोनों में इक्वली बैलेंस्ड तरीके से सेपरेट होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस ड्राइंग में कि स्टेटर का जो कंडक्टर्स है उसको इक्वली स्पेस किया गया है 120 डिग्री के इंटरवल पे, और टाइम में भी उसके तीनों फेजेस में 120 डिग्री का डिफरेंस है। तो एमएमएफ किस तरह से रिएक्ट करता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सही, सबसे पहले हम एक आउटर कवर बनाते हैं। ये हमारा स्टेटर है, ये स्टेटर का इनर पार्ट है। इसके स्लॉटिंग्स में कंडक्टर्स को प्लेस किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, ये यहाँ पर कंडक्टर को प्लेस किया गया है। ये हमारा कंडक्टर है ए, यहाँ पर जो प्लेस किया गया है ये कंडक्टर है हमारा ए डैश, ठीक है। उसके बाद इससे 120 डिग्री के डिफरेंस पे यहाँ पर जो कंडक्टर को प्लेस किया गया है वो है बी। उसके अपोजिट में जो कंडक्टर प्लेस किया गया है वो है बी डैश। फिर ठीक इसी तरह से यहाँ पर इस पे जो कंडक्टर प्लेस किया गया है वो है सी, और यहाँ पर जो कंडक्टर प्लेस किया गया है वो है सी डैश। अभी देखिए डॉट और क्रॉस का क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। देखिए, डॉट जो हमारा है वो कंडक्टर पेज से आउटर साइड में आता है। मतलब अगर इस पेज को आप एक प्लेन मान लीजिए, तो अपवर्ड के डायरेक्शन में, यानी हमारी तरफ जो करंट का डायरेक्शन होगा वो डॉट से डिनोट होगा। क्रॉस का मतलब इनटू द पेज, यानी कि कोई पेज है उसमें इनटू द, यानी पेज के इनसाइड में वर्टिकली डाउनवर्ड अगर कोई करंट का डायरेक्शन है तो वो डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इस तरह का है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, ए और ए डैश में अगर ये आउटसाइड आता है और ये क्रॉस अंदर जाता है, तो अगर आप इसको कंसिडर कीजिएगा तो ये जो डायरेक्शन है आपका, उसमें एमएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि ये अगर आप इस एरो को अगर आप वर्टिकल मानिएगा तो ये जो है इसका जो डायरेक्शन है वो, उसको आप इमेजिन कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में ऑलवेज पेज पेज से अपवर्ड होता है, तो ये इस डायरेक्शन में इसका एमएमएफ आएगा। रिजल्टेंट एमएमएफ ठीक इसी तरह से, इस ये डॉट है, ये क्रॉस है, तो उसका रिजल्टेंट एमएमएफ कैसा होगा, तो उसका रिजल्टेंट एमएमएफ इस तरह से होगा। और सी में अगर डॉट और क्रॉस है तो उसका रिजल्टेंट एमएमएफ कैसा होगा, इस तरह से होगा। तो इस तरह से करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि अलग अलग कैसे एमएमएफ वर्क करता है, ठीक है। तो तीनों में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो अभी देखिए, अगर हम लोग रिजल्टेंट एमएमएफ को देखें नॉर्मल 3 फेज बैलेंस सप्लाई में, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि उसमें एयर गैप का जो एमएमएफ है उसका अगर फेजर एफ ए को लिखा जाए, एफ एम इंटू कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ओमेगा टी। अगर ए फेज का है, इसमें अल्फा क्या है, अल्फा है स्पेस डिस्प्लेसमेंट एंगल, कि स्पेस में कंडक्टर कितना डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। तो उसको हम लोग अल्फा कहेंगे। और ओमेगा टी क्या बताएगा, फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल बताएगा, ठीक है। सिमिलरली बी फेज में अगर हम इसमें देखें तो ये आएगा एफ एम इंटू कॉस ऑफ, देखिए स्पेस और फेज दोनों में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। ये बेसिक फंडामेंटल है इंडक्शन मोटर की, फेज और स्पेस दोनों में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। अब एफ सी देखेंगे अगर, तो ये भी आएगा एफ एम इंटू कॉस ऑफ अल्फा ऑफ -240 इंटू कॉस ओमेगा टी ऑफ -240, ठीक है। ये हमारा तीनों एमएमएफ आए रिजल्टेंट, ठीक है। तो फर्दर अगर हम इसको ब्रेक करें, आप नोट करते जाइएगा, अगर हम इसको ब्रेक करें एफ ए, तो एफ एम बाई टू, अब कॉस से कॉस बी को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। सिमिलरली लाइक वाइज एफ बी को भी हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं एफ एम बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस
120 माइनस ओमेगा टी प्लस 120 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस 120 प्लस ओमेगा टी माइनस 120। आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज हम लोग एफसी को भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों को लिखने के बाद अब हमारा जो रिजल्टेंट एमएमएफ आएगा वो उसका फेजर सम होगा, किसका, एफ ए का प्लस एफ बी का प्लस एफ सी का, ठीक है। अब रिजल्टेंट फेजर सम को हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें हमारे पास दो टर्म आएंगे। अब देखिए एक एक करके आप ऐड कर लीजिएगा डिटेल में, मैं इसको शॉर्टकट बताता हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कॉस अल्फा माइनस ओमेगा टी प्लस एक टर्म आएगा 1/2 एफ एम बाहर रहेगा, है ना, कॉस अल्फा प्लस ओमेगा टी प्लस कॉस अल्फा प्लस ओमेगा टी माइनस 120, और जो तीसरा टर्म आएगा वो प्लस कॉस अल्फा प्लस ओमेगा टी माइनस 240, ठीक है। तो अभी देखिए किसी भी बैलेंस सिस्टम में अगर अल्फा अल्फा माइनस 120 अल्फा माइनस 240 ये तीनों का समेशन है तो इसका इसका मतलब है कि सिस्टम बैलेंस है और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 0। तो हमारा नेट एमएमएफ जो है रिजल्टेंट एमएमएफ वो क्या आएगा, 3/2 एफ एम कॉस अल्फा माइनस ओमेगा टी। ये जब ये नॉर्मल ए बी सी का फेज सीक्वेंस है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर फेज सीक्वेंस ए बी और सी है उसमें बी और सी को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी सी की जगह बी को डाला जाए और बी की जगह पर सी को डाला जाए, तो उसे केस में क्या होगा। तो उसी केस में हम लोग रिजल्ट उसके केस में हम लोग एक एक करके देखते हैं कि एफ ए का क्या होगा वैल्यू। एफ ए तो हमारा उसी तरह का रहेगा क्योंकि एफ ए में कोई चेंजेस नहीं है, कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। एफ बी जो हमारा हो जाएगा वो पहले से इसका फेजर में चेंज आएगा, एफ एम इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस 120 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ये होगा 240 क्योंकि चेंज किया गया है। देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि स्पेस में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं किया, ए बी सी की जो वाइंडिंग की स्लॉटिंग है वो वैसे ही है जैसे कि तैसे ही है। तो इसका मतलब इसमें हम लोगों ने चेंज नहीं किया, हमें किसमें चेंज किया, फेजर में चेंज किया, तो वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। तो एफ सी अब फिर से चेंज हो जाएगा, तो एफ सी को हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस 240, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन कॉस ओमेगा टी माइनस 120 आएगा ये, ठीक है। बी की जगह सी हो गया, सी की जगह बी भी होगा। अब इसका रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो एफ आर डैश जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी, जो कि नया हुआ कन्वर्टेड है। इसको हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा 3/2 एफ एम कॉस ऑफ अल्फा प्लस ओमेगा टी प्लस लाइकवाइज एक ऐसा ही टर्म इसमें आ जाएगा, एफ एम बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस ओमेगा टी, और इससे फिर 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट यानी प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस ओमेगा टी माइनस 120 और प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस ओमेगा टी माइनस 240, ठीक है। तो अब ये भी एक बैलेंस सिस्टम है तो इसको भी आप जीरो कर सकते हैं समेशन, क्योंकि देखिए कॉस अल्फा माइनस ओमेगा टी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, लेकिन दोनों में 120 का डिफरेंस है और इसमें 240 का डिफरेंस है, तो तीनों का फेजर डिफरेंस इस तरह से रहेगा तो उसका समेशन ऑलवेज जीरो आता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसका एफ आर डैश जो है यानी कि रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ एम 3/2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस ओमेगा टी। अर्लियर का क्या आया था, अल्फा माइनस ओमेगा टी, यानी एफ आर क्या आया था 3/2 एफ एम इंटू कॉस अल्फा माइनस ओमेगा टी। अब देखिए दोनों का डिफरेंस है, ओमेगा टी एक डायरेक्शन में अगर आता है तो ओमेगा प्लस टी दूसरे डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब है कि चेंज करने से, लीड को इंटरचेंज करने से हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा कि जो हमारा रोटर का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अब देखिए इसमें जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, रन इन डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रीवियस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Two of the supply terminals of a three-phase induction motor get interchanged during reconnection after normal maintenance. When switch on the supply, the motor will, अब देखिए अगर इंटरचेंज किया यानी ए बी सी सप्लाई था वो चेंज होकर ए सी बी हो गया, तो इसका मतलब रोटेटिंग डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मेंटेनेंस। ये आप देखिए क्योंकि दोनों में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है, इसके लिए इसका डायरेक्शन चेंज होता है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर्सिंग ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज अचीव्ड बाय, रिवर्सिंग किसके अचीव किया जाता है, तो इंटरचेंजिंग ऑफ एनी ऑफ टू सप्लाई लाइन। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, अब हम लोग डिटेल वाइज देखते हैं कि डेल्टा डेल्टा स्टार्टर क्या है, डीओएल स्टार्टर क्या है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर क्या है। देखिए टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग को ये पता चलता है, देखिए अगर आप टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, स्लिप का वैल्यू यहाँ पर 1 होता है और स्लिप का वैल्यू यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि टॉर्क और स्लिप के कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर स्लिप को यहाँ पर प्लॉट किया जाए और टॉर्क को यहाँ पर प्लॉट किया जाए
तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग में है यानी स्लिप एस इज इक्वल टू 1, जब मोटर रोटेट नहीं कर रहा था, तो स्लिप अब हम लोग को पता है कि क्या होता है, एन एस माइनस रोटर की स्पीड डिवाइडेड बाय ये सिंक्रोनस स्पीड। अब ये 1 है, 1 कब होगा, जब एन आर 0 होगा, यानी कि रोटर रोटेट नहीं करेगा। तो इस पॉइंट पे अगर आप टॉर्क को देखें तो इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क है, पहले से एक टॉर्क है, यानी कि एस इज इक्वल टू 1 पे टॉर्क है। इसका मतलब है कि एक इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ये फंडामेंटल क्लियर है, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है कि मोटर जब स्टार्ट होता है इंडक्शन मोटर, तो उसको आप एक कंसिडर कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट है। इस तरह से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि करंट जो होता है बहुत हाई होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 टाइम्स करंट होता है, ठीक है। तो अगर फुल वोल्टेज को अप्लाई किया है तो 5 to 6 टाइम्स करंट आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होता है, मेथड ऑफ स्टार्टिंग लगाते हैं हम, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक रिडक्शन ऑफ वोल्टेज का हम लोग मेथड लगाते हैं और एक नॉन रिडक्शन ऑफ वोल्टेज का मेथड लगाते हैं। नॉन रिडक्शन ऑफ वोल्टेज का मतलब वोल्टेज हम लोग हटाते घटाते नहीं, ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग बोलते हैं। और रिडक्शन ऑफ वोल्टेज का मतलब है क्या कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, यानी कि स्टार डेल्टा के स्टार्टर से, यानी डीओएल ऑटो ट्रांसफार्मर के स्टार्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंस के स्टार्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को घटा सकते हैं और करस्पॉन्डिंगली करंट घट जाता है, ठीक है। तो इस तरह का दो दो टाइप का स्टार्टिंग होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ड्यूएल स्टार्टर के बारे में हम लोग को जानते हैं। तो देखिए इस फिगर में ड्यूएल स्टार्टर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ड्यूएल स्टार्टर क्या होता है कि देखिए इस मेथड में 5 to 6 टाइम्स करंट लेता है। उसको हम लोग अलाउड करते हैं कि करंट 5 to 6 टाइम्स ले, लेकिन जनरली वो करंट बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो ज्यादा करंट होने से क्या होता है दोस्तों कि सिस्टम में जो वोल्टेज है वो सडनली ड्रॉप होता है। आप इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि आप सडनली अगर अपने घर में रेफ्रिजरेटर को ऑन करते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो लैंप कनेक्टेड है आपके घर में उस वो ब्लिंक करता है, यानी कि वोल्टेज सिस्टम का जो वोल्टेज है वो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन वो तुरंत ही वो जो ब्लिंकिंग है वो खत्म हो जाती है और वापस से वोल्टेज उस लेवल पे आ जाता है। सिमिलरली इसी तरह से किसी भी पावर सिस्टम में अगर वोल्टेज वेरी हमारा रगड़ है, यानी फ्लक्चुएशन नहीं होता है उसमें, तो ये 5 to 6 टाइम्स करंट मोटर लेके भी स्टेबलाइज हो जाएगा थोड़ी देर देर में, ठीक है। तो इसी के लिए 5 to 6 टाइम्स करंट ड्यूअल स्टार्टर में हम लोग अलाउ करते हैं। मोटर की वाइंडिंग की भी डिजाइनिंग उसी तरह से होती है, ठीक है। अब इसके एक्सप्रेशन को कुछ देखते हैं दोस्तों। देखिए हमें पता है कि जो हमारा जनरेटेड टॉर्क है वो जो होता है वो एयर गैप पावर डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एयर गैप पावर होता है वो होता है आई टू स्क्वायर, यानी रोटर का करंट इंटू आर टू डिवाइडेड बाय एस, यानी स्लिप इंटू ओमेगा ऑफ एस, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को स्टार्टिंग में इसका करंट निकालना, तो टॉर्क जो स्टार्टिंग का जो टॉर्क होगा उसमें स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यही एक्सप्रेशन क्या आएगा, आई टू स्टार्ट का होल स्क्वायर इंटू आर टू डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो ये आएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम टॉर्क फुल लोड निकालें तो इसका मतलब ये क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस इंटू आई टू फुल लोड, क्यों करंट फुल लोड पे निकालना है, इंटू आर टू तो कांस्टेंट रहेगा डिवाइडेड बाय स्लिप एट फुल लोड, ठीक है। इन दोनों एक्सप्रेशन जो हमने प्रीवियस निकाला था उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो इसका मतलब है कि टी स्टार्टिंग में टॉर्क डिवाइडेड बाय टी फुल लोड का जो टॉर्क है उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आई टू स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय आई टू फुल लोड का होल स्क्वायर इंटू एस ऑफ स्लिप ऑफ फुल लोड, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग क्या करते हैं अगर हम लोग क्या करते हैं कि नो लोड करंट को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। नो लोड करंट को अगर हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं तो जो हमारा स्टेटर में है इफेक्टिव स्टार्टिंग करंट जो लिया है वो स्टेटर में है, तो स्टेटर का इफेक्टिव टर्न नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर प्लांट नहीं तो इफेक्टिव टर्न्स लेना होगा, वेरी वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड बाय जो हमारा इनटू रोटर का, क्योंकि ये एमएमएफ बैलेंसिंग का इक्वेशन है। आपको पता है कि I1 N1 इक्वल टू I2 N2 होता है, जो ट्रांसफार्मर में हमने एमएमएफ बैलेंस देखा था। तो इसी तरह से हम लोग रोटर का जो टर्न है इफेक्टिव टर्न है उसको हम लोग लेंगे, ये दोनों इक्वल होता है अगर, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारा स्टार्टिंग का जो IST को हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको इसको डिवाइड कर दे इससे, तो I2 स्टार्टिंग यानी कि सेकेंडरी करंट स्टार्टिंग, तो ये हो जाएगा क्या, रोटर टर्न टर्न डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्टेटर टर्न इफेक्टिव अगर लेते हैं तो, ठीक है। ये रेशियो निकल गया हमारे पास, ठीक है। अब जब ये इक्वेशन इस तरह से निकला है I2ST के लिए सही है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो फुल लोड करंट के लिए भी सही है, ठीक है, क्योंकि ये एक रेशियो का हिसाब है। तो इसका मतलब है क्या कि अगर हम आई टू आई आई स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय आई टू
आई फुल लोड यानी कि फुल लोड जो करंट लिया है उसको हम लोग देखें, और अगर हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस रेशियो है रोटर टू रोटर बाय स्टेटर का, ये दोनों के केसेस में इक्वल होगा, इफेक्टिव रोटर बाय स्टेटर स्टेटर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा I2 स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय I2 फुल लोड। ओके, अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका मतलब है क्या कि हम लोग I स्टार्टिंग में डिवाइडेड बाय आई ऑफ फुल लोड, ये स्टेटर के केस में वो क्या हो जाएगा, I2 ST डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग यानी कि रोटर के केस में डिवाइडेड बाय I2 फुल लोड यानी कि रोटर फुल लोड करंट, ये रेशियो इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि हमने जो पहले फॉर्मूला लिखा था उसमें क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग T डिवाइडेड बाय T ऑफ फुल लोड, हम लोग रोटर करंट की जगह पर हम लोग स्टेटर करंट को रख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आई ऑफ स्टेटर डिवाइडेड बाय आई ऑफ फुल लोड ऑफ स्टेटर, क्योंकि हम लोगों को स्टार्टिंग करंट तो स्टेटर से ही आता है ना, रोटर करंट तो नहीं आता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि स्टार्टर का जो स्टार्टिंग करंट है स्टेटर का उसके टर्म्स में रिलेशन लिखा जाए, तो ये इस तरह का रिलेशनशिप निकलता है, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा रिलेशन निकल गया DOL स्टार्टर में। अब आगे हम लोग देखते हैं रिएक्टर स्टार्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, देखिए इसमें क्या करते हैं, रिएक्टर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में फुल लोड वोल्टेज अप्लाई नहीं करते। देखिए ये जो रिएक्टर यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें अगर ये जो नॉब होता है वो मूवेबल होता है, ये यहाँ भी जा सकता है यहाँ भी जा सकता है। अगर ये यहाँ पर चला गया तो ये इसमें कोई भी रिएक्टर का रेजिस्टेंस नहीं आएगा, डायरेक्ट ये आ जाएगा इसमें सप्लाई, ठीक है। अगर इसको हाफ में रखा गया तो 50% इसमें रेजिस्टेंस ऐड होगा, अगर इसको फुल में रखा गया तो फुल रेजिस्टेंस ऐड होगा, तो उसके हिसाब से वो वैरी करता रहेगा, ठीक है, रिएक्टर स्टार्ट मेथड में, ठीक है। अब रिएक्टर स्टार्ट मेथड में क्या होता है, देखिए हमारा जो स्टार्टिंग करंट होता है आई स्टार्टिंग करंट, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारा जो इसमें सप्लाइड वोल्टेज है वो एक्स के फ्रैक्शन में दिया है XV1, अगर हम लोग इसको यहाँ पर रखें तो ये जो फुल वोल्टेज अप्लाइड नहीं है, ये एक फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज यहाँ पर अप्लाइड है ना, जिसके थ्रू होके आता है, ये जो टर्मिनल है ये ड्रॉप हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इसका फ्रैक्शन वोल्टेज V1 डिवाइडेड बाय Z ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, उसको हम लोग लिख सकते हैं X ऑफ I शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। अब हम लोग को स्टार्टिंग और जो हमारा फुल लोड करंट है उसके बारे में हम लोग को देखना है कि स्टार्टिंग में क्या होता है और फुल लोड के केस में क्या होता है। तो इसके केस में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो T स्टार्टिंग है डिवाइडेड बाय T ऑफ फुल लोड है, वो क्या हो जाएगा, I स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय I फुल लोड का होल स्क्वायर इंटू S ऑफ फुल लोड, इसी केस में, ठीक है। इसका मतलब है क्या, अब जो स्टार्टिंग करंट है वो हम इसमें फॉर्मूला में निकाल चुके हैं कि क्या होगा, स्टार्टिंग करंट इज इक्वल टू एक्स टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। तो अगर इसको हम इसमें पुट कर दें तो इसका मतलब है क्या कि T ऑफ स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय T ऑफ फुल लोड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, और आई शॉर्ट सर्किट डिवाइडेड बाय आई फुल लोड का होल स्क्वायर इंटू एस ऑफ फुल लोड। ये फॉर्मूला आप नोट करते जाएगा, ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल है, ठीक। तो ये हमारा स्टार्टिंग के केस में हो गया, ठीक है। अब हमको पता है देखिए कि जो टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज स्क्वायर के, ठीक है, ये आप इंडक्शन मशीन में याद रखिएगा, टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V स्क्वायर के, ये हमने पहले भी डिराइव कर चुका है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा, T स्टार्टिंग अगर हम रिएक्टर स्टार्टिंग स्टार्ट करें यानी रिएक्टर अगर हम लगाएं डिवाइडेड बाय T स्टार्टिंग अगर हम लोग DOL लगा दें यानी डायरेक्ट उसको लाइन में कनेक्ट कर दें, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, उसका रेशियो वोल्टेज स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि हमारा जो इसमें फ्रैक्शनल वोल्टेज है वो क्या है, XV1 यानी XV1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारा V1 का स्क्वायर, यानी कि ये आएगा एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर रिएक्टर स्टार्ट मेथड में हम लोग फ्रैक्शनल वोल्टेज XV1 अप्लाई करते हैं तो एक्स फ्रैक्शन से सपोज कीजिए कि ये 0.5 टाइम्स फ्रैक्शन है, तो जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है वो 0.5 का होल स्क्वायर यानी कि 0.25 टाइम्स हो जाता है कम, यानी कि करंट जो होता है उसमें एक्स टाइम्स होता है और जो हमारा टॉर्क होता है वो एक्स स्क्वायर टाइम्स होता है। तो आप याद रखिएगा कि रिएक्टर स्टार्ट मेथड में हमारा जो इनिशियल करंट होता है स्टार्टिंग करंट होता है वो एक्स टाइम्स जितने में हम लोग रिएक्टर को पोजीशन करते हैं फ्रैक्शनल सप्लाई देने के लिए उसके प्रोपोर्शनल में होता है, और जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हम लोग रिएक्टर स्टार्ट मेथड करते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि टॉर्क जो होता है वोल्टेज स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक्स स्क्वायर में यानी टॉर्क बहुत कम हो जाता है, लेकिन हम हमारे लिए जरूरी होता है लार्ज स्केल मोटर के लिए कि वाइंडिंग पे स्ट्रेस कम पड़े, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना। इसी के लिए हम लोग इतना सडन ड्रॉप ऑफ टॉर्क को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें जो करंट वाइंडिंग की जो करंट का जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। इसी के लिए रिएक्टर स्टार्ट मेथड को हम लोग यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट मेथड को देखते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में स्टार्टिंग में भी यही करते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग करंट है, ये हमारा V1 फ्रैक्शन वोल्ट V1 फुल वोल्टेज अप्लाइड है, और यहाँ पर फ्रैक्शन वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं थ्रू मूविंग कॉन्टैक्ट। ये मूविंग कॉन्टैक्ट होता है उसके थ्रू हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा,
कि पर फेज स्टार्टिंग करंट जो है ऑटो ट्रांसफार्मर के स्टार्टिंग में पर फेज स्टार्टिंग करंट जो है जो कि मोटर वाइंडिंग में जाएगा वो क्या आ जाएगा एक्स वी वन यानी कि फ्रैक्शनल ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई जेड एस सी। ठीक है, अब वी वन बाई जेड एस सी ये हमारे पास क्या आ गया आई शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, आप देखते जाइएगा। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है कि वी ए जो हम लोग मेन से मिला है वो हमारा होना चाहिए वी ए इनपुट टू द मोटर, क्योंकि आपको पता है बेसिक फंडा ट्रांसफार्मर का यही है कि वी ए इनपुट इज इक्वल टू वी ए आउटपुट होगा। वी वोल्टेज और करंट लेवल में चेंजेस लाकर इनका मल्टीप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए कि इनपुट जो वी है वही आउटपुट वी होना चाहिए, अगर लॉसेस को हम रिलेट करें तो। ठीक है, तो इसी केस में आप देखिए अगर हम इस तरह से वी ए को कैलकुलेट करें तो हमारा स्टार्टिंग में जो करंट है वो आई स्टार्टिंग करंट जो हम लोग सप्लाई मेन से ले रहे हैं है ना, इनटू वी वन हम लोग यानी फुल वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्शन में, तो ये फुल वोल्टेज अप्लाई किया है, ये हमारा इनपुट बी है इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आउटपुट बी है, यानी कि हम लोग इस पे जो अप्लाई कर रहे हैं वही होना चाहिए, यानी कि एक्स वी वन हम लोग इसमें फ्रैक्शन में अप्लाई किया है इनटू इसमें जो करंट है हम लोगों ने इस पे डिराइव किया था कि जो करंट फ्लो होगा स्टार्टिंग करंट जो ऑटो ट्रांसफार्मर में वो होगा आई एस सी। ठीक है, आई एस सी जो ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू जो करंट इसमें जाएगा है ना, जो हमारा मेन रोटर के वाइंडिंग को जाएगा, तो ये जो इनपुट करंट अप्लाई करता है वो इससे मैच होना चाहिए। ठीक है, इनपुट वी अप्लाई करते हैं वो इससे मैच होना चाहिए मोटर में जो फाइनली पहुंचता है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका मतलब है क्या कि इसको कैलकुलेट करने से हमारा जो आई स्टार्टिंग करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें वी वन कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू आई एस सी। तो इसका मतलब रिएक्टर स्टार्टिंग केस में हम लोग आई स्टार्टिंग करंट को सिर्फ एक्स टाइम्स देखते थे फ्रैक्शन का, इसमें क्या देखेंगे एक्स स्क्वायर के फ्रैक्शन में ये चेंजेस होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आई के केस में। अब हम लोग इस केस में हम लोग अब निकालते हैं कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में और डीओएल में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारा टी स्टार्टिंग केस अगर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर को रखें एटी अगर इस नाम से डिनोट करें डिवाइडेड बाय टी स्टार्टिंग करंट हम लोग डीओएल मेथड से करते हैं, तो हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के मेथड में हमारा वोल्टेज कितना अप्लाइड है एक्स वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई डीओएल में हम लोग फुल वोल्टेज अप्लाई करते हैं यानी कि वी वन स्क्वायर करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है क्या कि हम लोग रिएक्टर स्टार्टिंग में या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में दोनों में जो टॉर्क है एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में कम होता है, लेकिन रिएक्टर में हमारा जो स्टार्टिंग करंट है वो एक्स टाइम्स शॉर्ट सर्किट करंट होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में जो करंट है वो एक्स स्क्वायर टाइम्स घट जाता है, यानी कि इसने करंट को बहुत ज्यादा रेट से घटा दिया है। तो इसका मतलब एक तरह से आप बेटर बोल सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग को रिएक्टर स्टार्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इसमें देखते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में। स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, देखो देखिए देखिए दोस्तों, ये हमारे पास थ्री फेज सप्लाई यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है, उसमें तीन हमारा टर्मिनल है ए बी सी। इन तीनों को अगर आप गौर से देखिएगा तो इन तीनों के थ्रू यहाँ पर तीन वाइंडिंग कनेक्टेड है ए बी बी सी सी। इसमें डेल्टा कनेक्शन में स्मॉल ए कैपिटल बी से, स्मॉल बी कैपिटल सी से और स्मॉल सी कैपिटल ए से कनेक्टेड होगा तो वो डेल्टा होगा। तो स्टार्टिंग में ये नॉब जब इसमें क्लोज होता है दोस्तों तो ये देखिए ये तीनों आपस में शॉर्टेड है, तो आप स्टार में आप कर सकते हैं कि स्टार में क्या होता है कि जो तीनों वाइंडिंग का जो बीच का एक कॉमन टर्मिनल शॉर्ट होता है, तो ये तीनों शॉर्टेड है, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में अगर स्विच यहाँ पर क्लोज होता है तो स्टार्टिंग में जो करंट है वो स्टार कनेक्शन से होकर फ्लो करेगा। ठीक है, और बाद में अगर इसको इस स्विच को मूव करके इस स्विच को क्लोज किया जाता है तो ये देखिए इस स्विच को क्लोज करने से क्या हो जाएगा, हमारा जो ये स्मॉल ए है कैपिटल बी से कनेक्ट होगा, देखिए स्मॉल ए कैपिटल बी से कनेक्ट हो गया, ये जो स्मॉल बी है कैपिटल सी से कनेक्ट होगा, ये देखिए क्या स्मॉल बी कैपिटल सी से, और जो स्मॉल सी है कैपिटल ए से कनेक्ट होगा, स्मॉल सी कैपिटल ए से, यानी कि ये डेल्टा कनेक्शन हो जाता है स्टार्टिंग में कुछ टाइम्स के बाद। ठीक है, इसमें हम लोग टाइमर लगाते हैं, टाइमर के अकॉर्डिंग जितना हमको चाहिए होता है उसके अलावा हम लोग चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है फुल वोल्टेज अप्लाई हो जाता है। देखिए बेसिक फंडा इसमें यही है दोस्तों कि लाइन वोल्टेज को अगर फेज वोल्टेज में कन्वर्जन करना है कम रेटिंग में, तो आपको पता है कि स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि जो वी फेज वोल्टेज होता है वो होता है 1/√3 टाइम्स वी लाइन वोल्टेज, यानी कि इसमें वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज कम हो गया तो बेसिक फंडा क्या होगा करंट का वैल्यू कम हो जाएगा स्टार्टिंग करंट का। उसके बाद क्या होता है कि हमारा डेल्टा में जो होता है फेज वैल्यू और लाइन वैल्यू इक्वल होता है, तो अगर हम लोग उसको डायरेक्ट चेंज कर दे तो ये फुल लोड जो हमारा रेटेड वोल्टेज है वो डायरेक्टली वाइंडिंग्स के थ्रू अप्लाई होता है, तो इसका मतलब है कि हमें जो रनिंग कंडीशन में फुल वोल्टेज चाहिए था वो हमें मिल जाता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर ऐसे होता है। अब इसको डिराइव करते हैं, देखिए जो स्टार डेल्टा करेक्शन में जो टी स्टार्टिंग टॉर्क है अगर हम लोग स्टार डेल्टा के करेक्शन में ले डिवाइडेड बाय अगर स्टार्टिंग टॉर्क जो है हम लोग फुल डेल्टा में ले लें यानी कि फुल सप्लाई किया उसमें, तो उसको उसमें कंपेरिजन करेंगे, तो स्टार्टिंग में स्टार डेल्टा में आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जो हमारा फेज वोल्टेज होता है वी लाइन बाय √3 का होता है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा स्टार्टर में क्या करेंगे फुल वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, क्योंकि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों इक्वल होता है डेल्टा केस में, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आएगा 1/3,
यानी कि स्टार्टिंग जो टॉर्क है 1/3 से रिड्यूस करती है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में। एक बार और याद कर लीजिए, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में जो हमारा टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क, वो 1/3 से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग लाइन टू लाइन करंट देखते हैं कितना होता है। देखिए स्टार्टिंग में अगर लाइन टू लाइन स्टार्टिंग करंट को देखा जाए स्टार डेल्टा में, और आई लाइन टू लाइन जो हमारा स्टार्टिंग करंट देखा जाए सिर्फ ओनली डेल्टा में, तो इसका मतलब है क्या कि हमारा जो लाइन करंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1/√3 टाइम्स वी एल वी लाइन डिवाइडेड बाय जेड एस सी, क्योंकि आपको पता है कि जो वैल्यू होगा वो 1/√3 टाइम्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स आई लाइन का वैल्यू है ना, वी एल डिवाइडेड बाई जेड एस सी। तो उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा कितना, 1/3। यानी कि स्टार डेल्टा में जो लाइन करंट है वो भी 1/3 टाइम्स रिड्यूस होता है और टॉर्क भी 1/3 टाइम्स रिड्यूस होता है। तो ये रहा हमारा स्टार्टर के केस में कि दोस्तों जो स्टार्टर्स है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर नेवर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज देन द रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग फ्लक्स एंड रोटर विल बी, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और टॉर्क टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसको डिराइव करते हैं, कैसे करते हैं दोस्तों देखिए, अगर हमारे पास एम फेज का मोटर है तो हमारे पास जो टॉर्क डेवलप्ड है वो होता है एम डिवाइडेड बाय ओमेगा एस इंटू वी इक्विवेलेंट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस रोटर रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स ई प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाय एस। ये कैसे आता है मैं आपको बता दूंगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा कि जो हमारा इक्विवेलेंट जो टॉर्क है वो हमारा आएगा m डिवाइडेड बाय ओमेगा एस इंटू एस टाइम्स वी स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस एस आर ई का होल स्क्वायर प्लस इसको आप x2 प्लस एक्स को हम लोग x मान सकते हैं प्लस x का होल स्क्वायर। अभी देखिए अगर स्लिप का वैल्यू इसमें जीरो होगा तो हमारा जो टी टॉर्क है उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप डिसिफर कर सकते हैं कि टॉर्क जीरो होता है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि इक्विवेलेंट सर्किट आया कैसे। अगर रोटर और स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट निकाला जाए और अगर रोटर के सर्किट को स्टेटर में रेफर किया जाए तो जो इक्विवेलेंट लीकेज रेजिस्टेंस एक्सी होता है, आर ई होता है, और इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस एक्सी होता है। जो हमारा रोटर का जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होता है वो x2 होता है, और हम लोग इसका मॉडलिंग करते हैं R2/S से। तो ये हमारा मॉडलिंग हुआ जो कि एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है। ये हमारा इक्विवेलेंट हुआ। तो इस मॉडल को हम लोग ध्यान में रख के उस इक्वेशन को हमने डिराइव किया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जीरो हो जाएगा और टॉर्क भी जीरो हो जाएगा अगर स्लिप जीरो हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the value of slip of an induction motor approaches zero the effective resistance क्या हो जाएगा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, जो देखिए दोस्तों आर जो रोटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। उसको हम लोगों ने डिराइव किया था R2 डिवाइडेड बाय एस। तो अगर स्लिप जीरो जाए तो इसका मतलब है स्लिप जीरो होने से क्या हो जाएगा कि ये जो आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मोटर किस तरह से काम करने लगता है, मोटर एज अ नो लोड कंडीशन पे काम करने लगता है कि वो कोई लोड नहीं लेता है क्योंकि R2 का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है क्या कि इसके केस में क्या हो जाएगा, इसी केस में हो जाएगा रोटर सर्किट इज वेरी हाई एंड मोटर इज अंडर नो लोड कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज एक्चुअली यूज्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ यूजफुल फ्लक्स इन द एयर गैप ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज, वोल्टेज क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड एट विच क्या होता है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स। देखिए रोटर रोटेट्स ऑन नो लोड बिल्कुल नहीं होता है, उसका ऑलवेज स्पीड कम होता है, और रोटर रोटेट्स ऑन फुल लोड उसका तो और भी कम होता है, स्लिप का वैल्यू बढ़ जाता है। स्टेटर इसका बेसिक फार्मूला मैं बताता हूँ दोस्तों, फंडा बताता हूँ। बेसिक से फिर से देखते हैं एक बार कि अगर ये हमारे पास स्टेटर का थ्री फेज वाइंडिंग है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेस में 120 डिग्री से, अगर इस पे हम लोग थ्री फेज सप्लाई डालते हैं ABC फेज सीक्वेंस में, तो इसमें क्या होता है कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसके बारे में हमने डिराइव किया था पिछली क्लास में कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसका जो पीक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 3/2 FM होता है। ठीक है, ये रोटेट करता है। अब ये रोटेट होने से क्या होता है कि ये जो है यहाँ पर एक रोटर होता है, रोटर में भी स्लॉट्स होता है और उसमें भी वाइंडिंग्स होती है। ठीक है, उसके जो एंड को, जैसे कि हम अगर टिपिकल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को लेते हैं तो जो रोटर है उसके एंड को हम लोग रिंग से शॉर्ट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्यों करते हैं कि अगर ओवर ओपन होगा तो करंट को क्लोजिंग पाथ उससे नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो उसको शॉर्ट करता है। तो होता क्या है कि अगर ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर रोटर के कंडक्टर्स को कट करता है, तो क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको शॉर्ट किया गया तो उसमें एक ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक है। ईएमएफ डेवलप होता है, और ईएमएफ डेवलप होता है तो उसमें करंट भी डेवलप होता है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट करे कंडक्टर को रखा जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें एक फोर्स जनरेट होता है, और रोटर को वो रोटेट करने लगता है। तो रोटर को रोटेट करना था, रोटर उसको कैच करना चाहता है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग में उसको कैच करना चाहता है, उसको अपना स्पीड डिक्रीज, उसके साथ जो रिलेटिव स्पीड उसको डिक्रीज करना चाहता है। तो वो रोटेट हो जाता है रोटर एमएमएफ के डायरेक्शन में। तो स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड जीरो होता है। दोनों मिल के फिर क्या करते हैं, इस रोटर को रोटेट करता है, जो कि एन आर स्पीड से रोटेट करता है। और उसका जो स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं एन एस इंटू वन माइनस एस, यानी कि एस होता है स्लिप। तो इसका मतलब है कि स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रनिंग एट स्लिप ऑफ 4%। देखिए दोस्तों, जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं किसी भी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, किसी भी इंडक्शन मोटर में, वो 2 से कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 2 से कम नहीं हो सकते पोल, तो ठीक है। अगर पोल की जो मिनिमम वैल्यू है 1202 है, तो इसका मतलब स्पीड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कौन सी हो जाएगी। अगर 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, तो जो स्पीड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी आएगी 3000। इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकता है। अब इसका जो स्लिप है वो 4% दिया है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम रोटर की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस एस इंटू जो हमारा एन है, यानी कि 1 माइनस एस स्लिप कितनी है 4%, यानी 1 माइनस 0.04 इंटू 3000। अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने पर वैल्यू कितना आएगा 2880, यानी कि ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 5% स्लीप एट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मोटर। तो एनआर की जो स्पीड होती है उसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एस इंटू एन एस। अब 1 माइनस एस यानी एस का वैल्यू क्या है 0.05, वो परसेंटेज में उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। एंड एन एस का वैल्यू हम लोग क्या निकालते हैं 120 एफ बाई पी। एफ फ्रीक्वेंसी हमारी 50 है और ये 6, यानी इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका मतलब इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 950 आरपीएम, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द इंस्टेंस ऑफ स्टार्टिंग द पर यूनिट स्लिप ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज। पर यूनिट स्लिप ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज 1 होगा। क्यों होगा पर यूनिट स्लिप, क्योंकि रेटेड स्लिप को अगर हम लोग कुछ भी कंसिडर करें तो हमारा स्टार्टिंग में जो हमारा स्लिप होता है वो होता है 1, क्योंकि इस एस का वैल्यू 1 है। और रेटेड स्लिप को अगर हम 1 लेते हैं तो 1/1 इज इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब पर यूनिट स्लिप क्या हो जाएगा 1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a balanced three-phase induction motor runs at a slip s. If omega is its synchronous speed, what is the relative speed between stator MMF and rotor MMF? 0। देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, स्टेटर एमएमएफ और रोटर एमएमएफ दोनों मिलके सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करते हैं और वो रोटर को कट करता है, फिर रोटर कैच करता है और उसका स्पीड ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है और वो स्लिप स्पीड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a three-phase 440 volt 6-pole 50 hertz sequential induction motor is running at a slip of 5%. The speed of stator magnetic field with respect to rotor magnetic field and the speed of rotor with respect to stator magnetic field. तो पहले बोला स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का रोटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेटिव स्पीड क्या होगा 0, मैंने बताया था। अब बता रहा है, आप ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ रोटर विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑलवेज एनएस से रोटेट करता है और रोटर मैग्नेटिक फील्ड उसके रिस्पेक्ट में है तो एनआर हो जाएगा। तो हमें एनएस माइनस एनआर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग एनएस को निकालते हैं। तो एनएस को यानी क्या होगा, ये 120 एफ बाई पी, हमारा फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और पोल है 6। अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 1000 आरपीएम, ठीक है। एनआर क्या होता है, एनआर होता है 1 माइनस एस इंटू एन। अब 1 माइनस एस का वैल्यू कितना दिया 5%, यानी 1 माइनस 0.05 इंटू ये 1000। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आएगा वैल्यू 90। अब बोल रहा है क्या कि रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, यानी कि हमें निकालना है रोटर का विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। तो यानी एनआर माइनस एनएस होगा। इसका मतलब है क्या कि आएगा 950 माइनस 1000। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आएगा -50। तो इसका मतलब है कि ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन 8-pole अल्टरनेटर रन्स एट 750 आरपीएम। एक अल्टरनेटर को रन किया जा रहा है 750 आरपीएम में। इट सप्लाइज पावर टू ए 6-pole इंडक्शन मोटर विच हैज फुल लोड स्लिप 3%। द फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर। देखिए अल्टरनेटर में क्या होता है दोस्तों, एक प्राइम मूवर होता है। उस प्राइम मूवर को हम लोग रोटेट करता है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो उस 3 फेज जो सप्लाई है अल्टरनेटर के थ्रू जो बाहर जाता है उसको हम लोग कनेक्ट कर दिए, हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया एक मेंस से जो कि एक इंडक्शन मोटर को सप्लाई करता है, ठीक है। तो अभी देखिए अल्टरनेटर को अगर 750 आरपीएम से रन किया गया है, 8-pole अल्टरनेटर है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी हमारा दोनों का सेम होना चाहिए तभी ये सिंक्रोनाइज होगा।
दोनों सिंक्रोनिज्म में तभी रहेंगी जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो। एक ही सप्लाई कनेक्ट किया, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो इसका मतलब अल्टरनेटर का अगर स्पीड 750 है तो इसका मतलब है क्या कि अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है ये हम लोग निकाल सकते हैं अगर उसका पोल्स पता है तो। नंबर ऑफ पोल्स कितना है, 8 पोल है। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आएगा डिवाइड करने पर वैल्यू कितना आएगा, 50 हर्ट्ज। ठीक है, यही सेम फ्रीक्वेंसी से मोटर को सप्लाई मिलेगी। अब वो रोटेट करेगा, इसका मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 50 हर्ट्ज। अब उसका फुल लोड सिर्फ 3% है, तो फुल लोड स्पीड ऑफ मोटर क्या आ जाएगा, 1 - s इंटू स्पीड। अब 1 - s यानी 1 - 0.03 इंटू जो फ्रीक्वेंसी है 120 f, फ्रीक्वेंसी 50 थी इसकी, डिवाइडेड बाई p यानी कि 6 पोल मोटर। तो इसको हम लोग डिवाइड कर दें और इसका वैल्यू को निकालें तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा कितना, 970। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा बी, 970। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बेसिक फंडा ये है कि अल्टरनेटर और मोटर के बीच में सेम सप्लाई कनेक्शन था, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। तो एक से आप फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर दूसरे से स्पीड आप निकाल के फिर स्लिप स्पीड निकाल सकते हैं अगर स्लिप स्पीड दी हुई हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर नॉर्मली डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, कोर लॉस कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता है ना। स्लिप सिंक्रोनस स्पीड पे डिपेंड करता है क्योंकि हमारा जो स्लिप होता है वो होता है ns - nr डिवाइडेड बाय ns। इसका मतलब है क्या कि अगर ns की वैल्यू चेंज होगी, नंबर ऑफ पोल्स चेंज होगा, तो इसका मतलब स्लिप का भी वैल्यू चेंज होगा। तो कोर लॉस कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता, रोटर स्पीड पे डिपेंड करता है देखिए nr, और शाफ्ट के टॉर्क पे भी डिपेंड करता है स्लिप। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग स्लिप ऑफ ए 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर व्हाइल स्पीड इज 936 आरपीएम विद 400 वोल्ट 48 हर्ट्ज 3 फेज सप्लाई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो रेटेड है फ्रीक्वेंसी वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, हमें ये जो फ्रीक्वेंसी होती है रेटेड होती है। अगर हमने इस रेटेड फ्रीक्वेंसी से सप्लाई दिया है तो हमें 50 हर्ट्ज लेना है, अदरवाइज अगर उसे कम में दिया है तो हमें वही फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो इंडक्शन मोटर है उसकी जो स्पीड है 936 आरपीएम है 48 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब है क्या कि अगर 48 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और वो 6 पोल का मोटर है, तो इसका मतलब है क्या कि हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड है वो क्या होगा, 120 इंटू f48 डिवाइडेड बाई p यानी 6 पोल। अगर इसको हम लोग 20 से डिवाइड कर देते तो ये आंसर आएगा 960 आरपीएम, यानी कि इसकी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 960 आरपीएम है। देखिए, इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको 50 हर्ट्ज दे दिया है, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑपरेट होगा उसी फ्रीक्वेंसी पे हमें सिंक्रोनस स्पीड निकालना है, तो 960 आरपीएम। तो इसका मतलब है कि जो स्लिप अगर हमें निकालना है ऑपरेटिंग स्लिप निकालना है तो वो क्या होगा, हमारा सिंक्रोनस स्पीड 960 माइनस ये किस पे रोटेट कर रहा है, स्लिप पे 936 पे है, यानी रोटर की स्पीड 936 है, डिवाइडेड बाय 960। अगर आप इसको कैलकुलेट करेगा तो आंसर आएगा 0.025। इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ लाता रहूं। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।